मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल ने 20 इक्वेशंस 20 वेरिएबल में दिए थे। ओलिवर हेविसाइड ने उस 20 इक्वेशन में से 12 इक्वेशंस को लेके उनको 4 इक्वेशंस में कन्वर्ट किया। यही 4 इक्वेशन फेमस मैक्सवेल इक्वेशन कही जाती हैं। ठीक है, तो मैक्सवेल इक्वेशंस को इस फॉर्म में, जो ये फॉर्म आपके पास दिया गया है यहाँ पे, ये लिखने वाले थे ओलिवर हेविसाइड, बट इन्होंने मैक्सवेल के 20 इक्वेशन में से 12 इक्वेशन को इस फॉर्म में प्रेजेंट किया। इसलिए ओरिजिनल कंट्रीब्यूटर मैक्सवेल थे, तो मैक्सवेल इक्वेशन ही कहा जाता है। इसके अलावा एक 5वीं इक्वेशन है लॉरेंज फोर्स इक्वेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पर लगने वाला फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड केवल मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाती है, स्टेशनरी चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाती, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रुके हुए चार्ज या मूविंग चार्ज दोनों पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ठीक है, इसलिए अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंबाइंड फील्ड में मूव कर रहा हो, ऐसे प्लेस पे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, वहां पे चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स ये होगा, जिसमें QE फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा, जबकि Q V क्रॉस B जो फोर्स होगा, जहाँ पे V वेलोसिटी है इस चार्ज Q की। ठीक है, तो ये फोर्स केवल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा और नेट फोर्स दोनों का सम होगा। मैक्सवेल की इक्वेशन में ये इक्वेशन नहीं आती है, बट ये 4 मैक्सवेल इक्वेशंस और ये 5वीं लॉरेंज फोर्स इक्वेशन मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का बेस कही जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की कोई भी थ्योरी, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी डेरिवेशन इन्हीं 5 इक्वेशन से बेस्ड होता है। ये उसकी बेस है, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की बेस है। तो 5 में से 4 इक्वेशन मैक्सवेल की हैं। ठीक है, तो पहला इक्वेशन है सरफेस इंटीग्रल। ये सरफेस इंटीग्रल है E डॉट ds इक्वल Q डॉट एप्सिलॉन नॉट। किसी क्लोज्ड सरफेस पे अगर E डॉट ds निकाला जाए तो उसकी वैल्यू उस क्लोज्ड सरफेस पे इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इस क्वांटिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो किसी सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस से इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये गॉस इक्वेशन कही जाती है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको कहते हैं गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर किसी क्लोज सरफेस कोई स्फीयर, उसके अंदर +2 कूलम का चार्ज है, तो इस क्लोज्ड सरफेस से, क्लोज्ड स्फीयर से लिंक्ड चार्ज 2/ε0 होगा। लिंक्ड फ्लक्स 2/ε0 होगा। इसको कहते हैं गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ये चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा है। सेकेंड इक्वेशन है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स किसी क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है। क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस द्वारा इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, बट मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है। ये गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स है। ये बताता है सेपरेट मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। इस इक्वेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? सेपरेट मैग्नेटिक पोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। आप नॉर्थ और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते, इसीलिए किसी भी क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स 0 होगा। आप मैग्नेट को, अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, आप इसको 10 टुकड़े में काट दोगे तो नॉर्थ साउथ बनता जाएगा। ठीक है, हर एक टुकड़े पे नॉर्थ साउथ फेस क्लियर हो जाएगा। मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की सिमेट्री में यही एक डिफरेंस आता है कि सेपरेट प्लस और माइनस चार्ज तो एग्जिस्ट करते हैं, बट सेपरेट नॉर्थ और साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करते। तो मैक्सवेल की शुरू की 2 इक्वेशंस में पहली इक्वेशन गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, दूसरी इक्वेशन गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स है। मैक्सवेल की तीसरी इक्वेशन ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ये
फैराडे लॉ। मैंने पहले बताया है कि मैक्सवेल को फैराडे लॉ के बारे में पता था। फैराडे ने जब अपना ये लॉ दिया था उस टाइम मैक्सवेल स्टूडेंट थे। ये कहता है कि लाइन, देखिए ध्यान दीजिए, 4 इक्वेशन में पहली 2 इक्वेशन सरफेस इंटीग्रल है। पहली 2 इक्वेशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस के हर पॉइंट पे इंटीग्रेट किया गया है। ये सरफेस है, उसमें ds एरिया वेक्टर चूज किया गया, ये ds डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लीजिए ऐसी है, तो E डॉट ds निकाला गया। अब अंतिम की दोनों इक्वेशंस लाइन इंटीग्रेशन है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, क्लोज्ड है तो क्लोज्ड लूप पे इंटीग्रेशन निकाला गया। क्लोज्ड लूप पे इंटीग्रेशन निकालने का मतलब इसके हर पॉइंट पे ये dl ले लिया, इस dl में E ऐसा है, इस dl में E ऐसा है, तो क्लोज लूप के हर पॉइंट पे dl लेते, dl हर एक पार्ट का छोटे छोटे पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करके, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इस पॉइंट पे कितनी है, उसको छोटे से टुकड़े से मल्टीप्लाई करके ये इंटीग्रल निकाला गया है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ ई फील्ड, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ ई फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन किसी क्लोज्ड पाथ पे होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन आता है लेंज लॉ की वजह से। किसकी वजह से? आपने पढ़ा है ना, जो फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट फ्लो होती है वो सोर्स का अपोज करती है। सोर्स मैग्नेटिक फील्ड में चेंज का, सोर्स में जो फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो करंट ऐसे जो है इंड्यूस होएगी कि फ्लक्स को घटाएगी, तो अपने होने के कारण का वो अपोज करती है। इसको लेंज लॉ बोलते हैं। माइनस साइन उसकी वजह से है, बाकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होती है, ये फैराडे लॉ। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ ई फील्ड, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ ई फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द सरफेस। फाई बी की जो वैल्यू होती है वो इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इज बी डॉट डी ए। इसका रेट ऑफ चेंज उसका माइनस साइन। याद रखना यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ई डॉट डी एल जीरो होता था। ई डॉट डी एल हमेशा जीरो होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ई डॉट डी एल जीरो होता है, आपने पढ़ा है। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में ई डॉट डी एल जीरो नहीं होता, नॉन जीरो होता है। यहाँ जो फील्ड है उसको कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। फैराडे लॉ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है वो नॉन कंजर्वेटिव होती है। क्या होती है वो? नॉन कंजर्वेटिव। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर कोई चार्ज यहाँ से चले और घूम के इसी पॉइंट पे आ जाए तो नेट वर्क डन जीरो। पर अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट वर्क डन जीरो नहीं होगा। और आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी सर्किल नहीं बनाती, ठीक है। वो हमेशा प्लस चार्ज से स्टार्ट होती हैं और माइनस चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं। ऐसा आपने चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी है। वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड की है, जो किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से क्रिएट हुई है तो वो क्लोज लूप फॉर्म में होगी। यस, वो सर्किल फॉर्म में होगी। ये वो फील्ड है जो नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है। इसीलिए क्लोज लूप में चार्ज को घुमाने में इसमें वर्क करना पड़ेगा और इसमें नहीं करना पड़ेगा। जो चौथा लॉ है मैक्सवेल का, इसका नाम है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ ये मैक्सवेल ने ही दिया था। एम्पियर्स लॉ में कुछ कमियां थी तो मैक्सवेल ने, जैसा कि आपने देखा था, डिस्प्लेसमेंट करंट का कंपोनेंट जोड़ के उसको दूर किया था। तो ये लॉ मैक्सवेल ने ही मॉडिफाई किया था, इसलिए इसका पर एम्पियर के सम्मान में इसका नाम एम्पियर सर्किटल लॉ ही दिया। तो किसी क्लोज सरफेस से लिंक्ड लाइन इंटीग्रल किसका? मैग्नेटिक फील्ड का होता है म्यू जीरो टाइम्स कंडक्शन करंट प्लस म्यू जीरो टाइम्स डिस्प्लेसमेंट करंट। ये इतना डिस्प्लेसमेंट करंट है। एप्सिलॉन हम पढ़ चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी को हमने डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया है। तो म्यू जीरो टाइम्स सम ऑफ कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। फ्री स्पेस में ये 4 इक्वेशन होगी। ये 4 इक्वेशन आपके यहाँ पे ये इंटीग्रल फॉर्म में है।
किस फॉर्म में? इंटीग्रल फॉर्म में। इनका एक डिफरेंशियल फॉर्म भी होता है, एक इनका डिफरेंशियल फॉर्म भी होता है जिसको हम पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट फॉर्म। मैक्सवेल इक्वेशन दो फॉर्म में लिखी जाती है, इंटीग्रल फॉर्म में और पॉइंट फॉर्म में। पॉइंट फॉर्म आपके सिलेबस में नहीं है, इंटीग्रल फॉर्म आपके सिलेबस में है। दूसरी चीज, अगर यही इक्वेशन फ्री स्पेस में लिखी जाए, कहाँ पे? फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में क्या नहीं होता? फ्री स्पेस मान लो जैसे वैक्यूम है, वैक्यूम में कोई मैटर होता है? नहीं। कोई चार्ज होता है? नहीं। वैक्यूम में क्या होता है? कोई चार्ज भी नहीं होता, कोई फ्री मैटर भी नहीं होता। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा? E डॉट डी एस जीरो हो जाएगा, क्योंकि वैक्यूम में तो कोई चार्ज होता ही नहीं, तो ये टर्म जीरो। दूसरा टर्म जो है वो तो कहीं भी जीरो होने वाला है। जैसे ये नॉन जीरो हो गया, उसमें दुनिया की सारी थ्योरीज बदल जाएंगी। तीसरा टर्म सही ऐसे ही रहेगा, इस वाले टर्म में ये टर्म जीरो हो जाएगा। तीसरा इक्वेशन एज इट इज। चौथा इक्वेशन जो होगा उसमें IC जीरो हो जाएगा, क्योंकि फ्री स्पेस में कोई चार्ज नहीं तो कोई करंट भी नहीं होगा। तो चौथा इक्वेशन बन जाएगा C B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डी फाई ई बाई डी टी। फ्री स्पेस में अगर इसी इक्वेशन को लिखा जाए तो पहला इक्वेशन E डॉट डी एस जीरो, दूसरा B डॉट डी एस जीरो, तीसरा इक्वेशन एज इट इज, चौथा इक्वेशन में कंडक्शन करंट का पार्ट जीरो हो जाएगा। ये अभी फिलहाल किसी मटेरियल के लिखे गए, जनरल मीडियम के लिए लिखे गए हैं, लेकिन अगर मीडियम फ्री स्पेस हो, वैक्यूम हो, तो ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो। ठीक है, तो ये मैक्सवेल इक्वेशन है।